नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है अनुराधा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। इस समय मेरे सामने उपस्थित है जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव उदित जी। उनसे जानना चाहेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है। उनके साथ ही भारतीय एकता सेना के भी चीफ प्रमुख उपस्थित हैं। उनसे भी उनका उद्देश्य इस मिलाप का जानना चाहेंगे। सर, आपका क्या उद्देश्य है? नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उद्देश्य क्या कहा जाए कि मैं जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महासचिव हूँ और अभी हमें सिद्दीकी साहब का जो संगठन है उसका पूरा समर्थन हमें पूरे भारत में मिल रहा है। तो इसके लिए मैं सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरे भारत में इनका जो भारतीय एकता सेना है, तो भारतीय एकता सेना ने एक नारा दिया है कि इस बार पूरे भारत में वो जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। उनके पूरे कैडर्स जनता पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो अभी इलेक्शंस के जितने भी स्टेट्स हैं, वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, सब में इनके वॉलंटियर्स हमारे लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीकी साहब का कि ये हमारे जो सेकुलर विचार हैं, हम जो भी चीज़ें लेकर चल रहे हैं, हमारा एक जो हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो सेकुलर है, वो समावेशी है। तो इन सब आइडियोलॉजी को समर्थन करने के लिए सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद मैं फिर से बोल रहा हूँ। और इन सब स्टेट्स में हम एक बहुत मजबूती से सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सभी सीटों पे हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे और अगर जनता का समर्थन रहा तो हम सरकार बनाने की स्थिति में भी रहेंगे। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो उसके लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारी चल रही है? लगभग सारे विधानसभा में हमारी तैयारी चल रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के नवीन चतुर्वेदी जी सारे विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। हमारे जितने भी जो उत्तर प्रदेश के जो संगठन प्रभारी हैं, वो सब दौरा कर रहे हैं। सारे विधानसभा में हमारे कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है। हम लोकल मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। यूपी में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जो हमारी योगी सरकार है, योगी सरकार की जो नाकामी है उसको हम उजागर कर रहे हैं। दूसरी बात, नाकामी से ज़्यादा है कि हम अपने आप को कैसे अच्छा दिखा सकते हैं। हम एक क्या प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर, अगर प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव हम जनता को क्या दे सकते हैं। युवाओं को रोज़गार के लिए हम क्या अल्टरनेटिव दे सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है। फार्मर्स की आप स्थिति देख रहे हैं, पूरे भारत में क्या हो रहा है। सरकार भले ही ये नारा देती है कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन आमदनी तो पहले डिफाइन करें कि आमदनी कितनी है, उसके बाद आप दुगनी करने की बात करें। तो बेसिक मूलभूत चीज़ों पे हमें बात करने की ज़रूरत है आज भी। योगी साहब के पास डेवलपमेंट एजेंडा पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें डेवलपमेंट, अपने स्टेट में डेवलपमेंट का एक फ़ोटो नहीं दिखा, क्योंकि उन्होंने अपने एडवर्टीज़मेंट में जर्मनी और यूएस की कंपनीज़ का फ़ोटो वो लगा रहे हैं अपने डेवलपमेंट के नाम पे। यानी कहीं ना कहीं ये सारे वादे खोखले हैं। तो हम उन सब पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम जनता पार्टी पे अगर जनता विश्वास रखती है तो जनता पार्टी कैसे काम करेगी। तो हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स पे ये जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि हम जनता के द्वार जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार बनाएं। हमारे मुद्दे जनता के मुद्दे हैं। तो लोकल जनता की जो भी मुद्दे हैं हम उस पर काम कर रहे हैं। ये राज्य स्तर के चुनाव हैं, इसलिए राज्य स्तरीय मुद्दे ही होने चाहिए। दूसरी बात कि जो हमें जो पॉलिटिकली गाइड करने वाला एक जो मेजर सेंटेंस जो मैं अपने को मानता हूँ, वो ये है कि हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर साहब ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था, जो मुझे पॉलिटिकली बहुत टच करता है और जिसे मैं बहुत मानता हूँ, कि लोगों की भावनाएं भड़का के आप उनके वोट पा सकते हैं, आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं भड़का कर आप जनता का कल्याण नहीं कर सकते, ना ही आप देश का कल्याण कर सकते। तो जो आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो वोट पाने के लिए लोगों की भावनाएं भड़काने का काम कर रही है और उनसे वोट ले रही है। हम इन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाह रहे हैं। हम नहीं मोदी के खिलाफ अटैक करना चाह रहे हैं, ना हम योगी जी के बहुत खिलाफ जाना चाह रहे हैं। जनता जानती है कि योगी जी की क्या कमियां हैं,
मोदी जी की क्या कमियां हैं, पुरानी अखिलेश सरकार की क्या कमियां हैं, मायावती जी की क्या कमियां हैं। और जनता ये भी जानती है कि हमारे एक शॉर्ट स्पैन में जब हम सत्ता में थे तो हमने कितना काम किया था। दूसरी बात कि आज की जो लीडरशिप है हमारी, वो बहुत यंग है, प्रॉमिसिंग है, पढ़ी लिखी है। कोई भी फर्स्ट मतलब किसी का भी आप मेरा पर्सनल एग्जांपल ले लें। मैं बाय प्रोफेशन सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, वेल स्टैब्लिश्ड एडवोकेट हूँ, मेरी अच्छी कमाई है। तो राजनीति में मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे राजनीति से कुछ ले जाना है, राजनीति से मुझे समाज को कुछ देना है, इसलिए मैं राजनीति में आया। और लगभग हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो हमारे होने जा रहे हैं इस बार, उसमें IITians हैं, IIM एलुमनाइज हैं, IAS रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उसके बाद समाजसेवी हैं। तो कुछ कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग में हम ऐसा काम कर रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट आज तक उसको टिकट लेने में अगर पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, उनको अगर जनता अपने चंदों से इलेक्शन लड़वाती है तो शायद इलेक्शन लड़ने के बाद उन्हें पैसा कमाने का एक होड़ नहीं हो और वो उनका अपना घर चलाने के लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये सारी एक पैरामीटर्स है जिसको देख के हम काम कर रहे हैं। महिलाओं के कैंडिडेचर को भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम उन महिलाओं को आगे लाना चाह रहे हैं जो रियल मायने में महिलाओं की उत्थान पे काम करें। आज आप देखेंगे कि जितने भी विमेन सेंट्रिक लॉज हैं उसका मिसयूज़ हो रहा है। महिला एम्पावरमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन जिनके लिए लॉ बन रहा है वो उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और उनका इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है तो इन सब चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। दूसरी बात की प्रॉब्लम कहाँ आता है, एग्जीक्यूशन में आता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में जो एजेंसी काम कर रही हो, पुलिस हो या फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो लॉ को इंटरप्रेट करती है वो अपने लोकल अंदाज से। तो जब तक हमारी पॉलिटिकल जो विल पावर है वो सेंसिटिव नहीं हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी सेंसिटिव नहीं होगी। ये सब हमारा मानना है। हम जनता के बीच एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट से जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जनता हमें विश्वास दिखाएगी, और जनता विश्वास दिखाएगी तो हम जनता को एक अच्छा शासन देने की कोशिश करेंगे। सर मैं जानना चाहूँगी, आपने रोज़गार की बात की, तो उत्तर प्रदेश में जो युवा हैं वो बहुत ही मतलब एक मात्रा में आप बोल सकते हैं गहरी संख्या में वो बेरोज़गार हैं। तो उनके रोज़गार को लेकर आपने कुछ मतलब सूची बनाई हुई है या किस प्रकार उनकी मदद की जाएगी, वो कुछ आपके पास प्लान्स वगैरह हैं सर? हमने जब नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई थी तो उसमें ये इस मुद्दे पे बहुत डिटेल में बातें हुई थी। तो हमने कहा था कि हमारी सरकार आते सबसे पहले हम रोज़गार सृजन आयोग की गठन करेंगे, क्योंकि रोज़गार एक ऐसा मुद्दा है जहां डिसेंट्रलाइज्ड होने की ज़रूरत है। आप दिल्ली में बैठ के या लखनऊ में बैठ के आप पूरे उत्तर प्रदेश के रोज़गार योजना पे काम नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं, रीजनल सिटीज़ में संभावनाएं हैं, गांव में सब संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा है। अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं, पंजाब का अलग सिचुएशन है, दिल्ली का अलग सिचुएशन है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप वेस्टर्न यूपी में बात करेंगे तो वेस्टर्न यूपी एक कमर्शियलाइज्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड जगह है, तो वहाँ सर्विस सेक्टर को प्रमोट किया जा सकता है। आप ईस्टर्न यूपी में बात करेंगे तो दैट इज़ एग्री स्टेट, तो वहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स चलाए हैं। अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों का मैं देख रहा था कि उन्होंने इनिशिएटिव्स चलाए हैं, बट उन सारे इनिशिएटिव्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर में उन्होंने काम करने की कोशिश की, कुछ फिशरी लोन देने की कोशिश की है, लेकिन इनका एक करेक्ट रोड मैप नहीं होने की वजह से ये सारी चीज़ें जिस लक्ष्य के लिए पैसा खर्च किया गया था, मुझे लगता है कि वो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया सही डायरेक्शन। सर जब यूपी में मतलब योगी जी को बहुत पसंद किया जाता है, तो जो आपका चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, क्या लगता है आपको सफलता कितने हद तक मिलेगी? योगी जी को पसंद करने वाले लोग किस पैरामीटर्स पे योगी जी को पसंद करते हैं, वो उनको पसंद करने के लिए बेशक फ्री हैं। लोगों की अपनी चॉइस है कि वो किसको पसंद करते हैं। योगी जी कुछ मुद्दों पे बहुत बेबाक बोलते हैं, मैं भी पसंद करता हूं उन्हें। वो एक मठाधीश रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन
राज चलाने के लिए और आप गवर्नेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक मठाधीश जो बहुत अच्छा हो अपनी जगह पे वो एक अच्छा शासन भी दे पाए। हो सकता है कि एक बंदा एक चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हो, आप जर्नलिस्ट बहुत अच्छी हैं, शायद आप बहुत अच्छा शासन नहीं कर पाएँ, तो आपका सम्मान एज ए जर्नलिस्ट रहेगा। इसी तरह योगी जी का सम्मान मैं करता रहूँगा मठाधीश की तरह, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो एक सफल राजनेता के रूप में या सफल सीएम के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने में विफल रहे हैं। सर, जनता पार्टी एक समय पर बहुत ही मजबूत थी और अभी के तौर पर देखेंगे तो जनता पार्टी का वो अस्तित्व नहीं रह गया है। तो उसका बुनियाद और नींव मजबूत करने के लिए आपके क्या प्लान? अगर ये बात करें तो एक बहुत ही हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि जनता पार्टी कब बना था। ये 1977 में एक मूवमेंट के दौरान जनता पार्टी बनी। उस समय पूरे भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी कुछ ऐसे चंद पार्टी में से हैं जिनसे प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनसे कई सारे प्रधानमंत्री रहे हैं। इनफैक्ट आप जब देखेंगे कि इसके जो संतति पार्टीज़ हैं, वो बीजेपी हो, बाकी आप बहुत सारी पार्टीज़ देखेंगे, मोर देन 18 पार्टीज़ जो है वो जनता पार्टी से डायरेक्टली निकली हुई पार्टीज़ हैं और वो देश के राजनीति को बहुत लंबे समय तक प्रभावित करते आए हैं, आज भी प्रभावित कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जनता पार्टी बीच में क्यों नहीं सत्ता में थी या फिर क्यों नहीं लाइमलाइट में रही। उसके पीछे कारण है कि जब जनता पार्टी को चंद्रशेखर साहब जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जी की अध्यक्षता में जनता पार्टी को छोड़ा और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक प्रेशर ग्रुप के रूप में जनता पार्टी को यूज़ किया। और मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया सही किया, मैं अपने पूर्वजों के या फिर अपने से जो बड़े लोग हैं उनमें खामी निकालने के लिए आज मैं नहीं बैठा हूँ। उसके बाद कुछ लिटिगेशन में गया क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने 2013 में जनता पार्टी का मर्जर का एक फेल्ड अटेम्प्ट किया था बीजेपी के साथ, जो कि हमने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया। हमने इंटरिम एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई। 2019 में इलेक्शन कमीशन का वर्डिक्ट हमारे फेवर में आया। उस समय से हम ये आश्वस्त हो गए कि जनता पार्टी अब हम की कमान हमारे पास है। तो 2019 से हमने पूरे भारत में संगठन फिर से बनाना शुरू किया, जेपी सेनानियों को जोड़ना शुरू किया। हम हमारे सिमिलर थॉट प्रोसेस वाले लोग, आइडियोलॉजिकल अलाई जिसे हम कहते हैं, उनको हमने अपने साथ जोड़ना शुरू किया। आज पूरे भारत में हमारा संगठन फिर से खड़ा है। ये कहा जा सकता है कहीं बहुत मजबूती से खड़ा है, कहीं शायद उतनी मजबूती से खड़ा ना हो, लेकिन जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं और जिस रफ्तार से लोग जुड़ रहे हैं वैसा मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1 साल में जनता पार्टी अपनी पुरानी पहचान को वापस ले लेगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत सही समय है जब जनता पार्टी का पुनरुत्थान की ज़रूरत है, क्योंकि जनता पार्टी जब 1977 में जब आई थी तो देश का जो माहौल था, आज मुझे लगता है कि देश का माहौल फिर से कुछ वैसा है। तो हमारी आज फिर से प्रासंगिकता उतनी ही ज़्यादा बन जाती है, हम उतने ही रेलेवेंट आज फिर से हो जाते हैं। सर, इसके साथ मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जनता पार्टी का उद्देश्य तो हमें समझ रहा है, पर जनता ये सोचेगी कि आप चेहरा किसे खड़ा कर रहे हो। मतलब एक चेहरे की भी आवश्यकता होती है, तो चेहरे के रूप में कौन उभर कर आने वाला है आपकी तरफ? जनता का चेहरा मुझे लगता है कि जनता के बीच का होना चाहिए। आप बाहर से लाकर नेता आप जनता के बीच नहीं डाल सकते। ये एक एमएनसी नहीं है कि एक आप हार्वर्ड पास आउट को आप लाकर यहाँ पे प्लांट कर दें एज ए CEO और ही विल मैनेज इट। पॉलिटिकल सेटअप जो हमारा बना हुआ है ये है कि हमारे बीच का नेता होना चाहिए जो हमें समझता हो, जिसे हम अप्रोच कर सके। क्योंकि अगर आप सेटअप देखें तो ब्यूरोक्रेसी में, लोअर ब्यूरोक्रेसी में जो बैठा इंसान होता है, IAS IPS, वो एग्ज़ाम से चुन कर आता है, लेकिन वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता। लेकिन हमारे बीच का जो आदमी है वो जवाबदेह है। अगर हमने अपने बीच के आदमी को चुन के भेजा है तो जवाबदेह है। अब जनता किसे अपना चेहरा मानती है ये जनता डिसाइड करेगी। ये बहुत बड़े चेहरे की ज़रूरत जनता को कभी नहीं होती, क्योंकि जो चेहरा बड़ा हो जाता है शायद वो जनता के बीच का नहीं रह जाता। आप देखेंगे जितने भी बड़े नेता हैं वो अपने Z+ सिक्योरिटी के साथ चलते हैं और शायद उनसे मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आप हमारे किसी भी पदाधिकारी से, भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हो, हमारे प्रधान महासचिव क्यों ना हो,
हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्यों ना हो, किसी भारत के किसी भी प्रदेश अध्यक्ष में आप जनता पार्टी से मिलना चाहें वो मिलेंगे। उनका फ़ोन नंबर सार्वजनिक है, आप उनको फ़ोन करेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। हम सत्ता में नहीं होते हुए भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि समस्या का समाधान किया जा सके। एक छोटे छोटे इनिशिएटिव के थ्रू ही हम जनता से जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तो स्वाभाविक है कि हम सत्ता में नहीं है तो बहुत सारा चीज़ हम किसी को रोड बनवा के नहीं दे सकते, लेकिन जो हम समाधान कर सकते हैं वो तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। और उसके लिए मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को बोला, मैं संगठन महासचिव हूँ तो संगठन के लोगों को मैं बोलता हूँ हमें उस दिन का इंतज़ार नहीं करना, हम जनता के बीच हैं तो जनता का काम अभी से हमें शुरू करना है। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव जैसे हमने स्टार्ट किया जनता लॉयर का एक इनिशिएटिव है, उसमें कि भारत में किसी भी जो आर्थिक रूप से संपन्न ना हो और उनके साथ अन्याय हुआ तो उनका केस जनता लॉयर की जो टीम है वो फ्री में लड़ती है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, वो हाई कोर्ट लेवल पे भी है, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी है। सुप्रीम कोर्ट लेवल पे तो मैं उसको खुद ही देख रहा हूँ कि पूरे भारत से कोई भी आदमी, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, हमारा विरोधी ही क्यों ना हो, और वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और उसके साथ अन्याय हुआ है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी उसका केस फ्री में लड़ रहे हैं। तो इस छोटे छोटे इनिशिएटिव्स के साथ हम जनता के बीच हैं। सरकार बनाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा से हम जनता की सेवा कर पाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक केस हुआ था किसानों को लेकर, तो उससे लेकर आपकी पार्टी के तरफ से क्या प्रयोजन किया गया या किसानों के लिए क्या प्लान किया गया सर? मतलब उनको लेकर क्या सोचा गया? किसानों को इस समय मदद की आवश्यकता है और अगर किसान नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भी मदद नहीं हो पाएगी, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप जनता पार्टी के किसी मतलब आप फार्मर्स के किसी पर्टिकुलर केस के बारे में बात करना चाह रही हैं या जो फार्मर्स की इशू है उसके बारे में बात? सर मैं आपसे दोनों सवाल एक साथ पूछ रही हूँ। अगर फार्मर्स की करंट इशू जब हम देश में देखें तो फार्मर्स की इशू अच्छी नहीं है। उसके पीछे कारण है कि जो पुरानी सरकारें हैं वो एक एमएनसी के दबाव में आके, जो फॉरेन एमएनसीज हैं उनके दबाव में आकर भारत का जो बेसिक एग्रीकल्चर सेटअप है उसको चेंज कर दिया गया। आज जब आपके जो दादा परदादा से आप बात करेंगे, अगर वो हों घर में और आप इतनी लकी हो कि आज भी जिंदा हैं, तो वो जब आप उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि खुद का ज़मीन का उपजा हुआ जो बीज है वो फिर से उसे बोते थे और उसी से वो अपनी खेती करते थे। लेकिन आज आप किसानों से बात करेंगे तो जो उपज उनसे होता है वो अपना बीज खुद नहीं बना सकते, क्योंकि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एक सीड यूज कर रहे हैं जिसको हम फिर से नहीं यूज कर सकते। तो हर बार किसान को एक नया सीड खरीदना पड़ता है, उस सीड को खरीदने के लिए फर्टिलाइजर्स खरीदना पड़ता है। तो इसकी जो कॉस्टिंग है ये बहुत हाई हो चुकी है। अब जब बात करेंगे लेबर का, वो भी बहुत हाई हो चुका है। हमने एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मौका नहीं छोड़ा है, इसलिए किसान परेशान है। तो किसान की बातें अगर हमने किसान को बहुत स्ट्रैटेजिक वे में डील नहीं किया तो हमारी ये खाद्य समस्या भी बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। किसान की समस्या तो आप एक समय के लिए मान भी लें कि अलग रख दें, पूरे भारत की खाद्य समस्या में बहुत बड़ा ये इशू हो सकता है। सर अभी आपकी पार्टी जो है भारतीय एकता सेना संगठन के साथ रन से हो रही है, तो और कितनी उत्तर प्रदेश चुनाव में और कितनी ऐसी पार्टियों के साथ आप मिलाप करने वाले या संगठन? भारतीय राष्ट्रीय एकता सेना जो है, जो सिद्दीकी साहब की है, ये हमसे अगर हमें समर्थन दे रही है तो उसके पीछे आप ये चीज़ जान लें कि हम अभी किसी स्थिति में नहीं है कि इनको कोई डायरेक्ट फ़ायदा दे सके। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर ये हमारे साथ आ रहे हैं तो उसके पीछे समझने की बात है कि कहीं ना कहीं हमारी जो आइडियोलॉजी है इसका समर्थन कर रहे हैं, इन्हें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होने जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आइडियोलॉजी और जो हम ज़मीन पे उतरे हैं इसका एक आम जनों से हमें समर्थन मिल रहा है। तो उस एक समर्थन का नमूना मैं सिद्दीकी साहब का इस समर्थन को मानता हूँ। तो ये एक मैसिव समर्थन ग्राउंड लेवल पे मिल रहा है हमें। और आप जब जाएंगे ग्राउंड लेवल पे तो जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम कोई बड़ी रैली नहीं कर रहे हैं, हम कोई बड़ी रथों में नहीं चल रहे हैं और न ही हम 100 गाड़ी के काफिलों के साथ चल रहे हैं। हम आज भी वही जनता सेनानी की तरह, क्योंकि राजनीति करना है तो आप राजनीति में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि फिर से पैसा निकाला जाए। एक डोनेशन पे गया हुआ डॉक्टर
कहीं ना कहीं वो अपना पैसा रिकवरी की कोशिश करता है। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो नेता हैं, वो नेता हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। आपको वोट मांगने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास जाएं, उनकी समस्याएं सुनें, उनका समाधान बताएं और अपनी आइडियोलॉजी बताएं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, और सत्ता में नहीं आएंगे तब भी हम क्या कर रहे हैं। जनता अगर आप पे विश्वास दिखाती है तो जनता आपको सत्ता में लाएगी, आपको एक बेहतर सेवा का मौका देगी। जनता पार्टी के साथ मुझे लगता है यही हो रहा है। आज हम इसी दौर से गुजर रहे हैं कि जनता हमारे फेवर में अपना मूड बना रही है। उसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल आप सिद्दीकी साहब आज हमारे साथ बैठे हैं। इस तरह आप बहुत सारे संगठन हैं जो कि हमें समर्थन दे रहे हैं, गैर राजनीतिक संगठन हैं जो समर्थन दे रहे हैं। दूसरी बात, एक आपने कहा कि पॉलिटिकल अलायंस, जब आप जनता पार्टी को देखेंगे तो जनता पार्टी इज़ द ओनली पार्टी जिसको बिग टेंट का दर्जा दिया गया है, और भारत में किसी भी पार्टी को बिग टेंट का दर्जा नहीं दिया गया है। तो हमारी एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में हम बहुत भी ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो जो भी पार्टी हमारी आइडियोलॉजी का समर्थन करती है उनका हम स्वागत करते हैं, और अपने साथ उन्हें बिठाएंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, उनके जो सुझाव होंगे उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, और साथ में हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं पड़ने वाले हैं, ना हम इस कैंप को ज्वाइन करने वाले हैं, ना उस कैंप को ज्वाइन करने वाले हैं कि उस कैंप में वो फ़ायदा मिलने वाला है, इस कैंप में वो फ़ायदा मिलने वाला है। हम एक आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं, आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स करते आए हैं। सत्ता में आ पाएँ अच्छी बात है, बेहतर सेवा कर पाएंगे। सत्ता में नहीं आ पाएँ, हम जनता की सेवा ऑलरेडी कर रहे हैं, करते हैं। सर, भविष्य में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, तो उसका लेकर आपकी अभी से रणनीतियाँ क्या हैं? जो अभी महाराष्ट्र चुनाव की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल इलेक्शंस होने वाले हैं। नवी मुंबई के म्यूनिसिपल इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके बाद थाने के होने वाले हैं, कल्याण के होने वाले हैं। तो इन सब के लिए हमारी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। कैंडिडेट्स अपना अपना प्रपोजल दे रहे हैं, क्योंकि हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। दो मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मुझे पता है कि एक प्रोफेशन और पॉलिटिक्स को कैसे अलग अलग करना है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का जो चुनाव जो बीजेपी और जो दूसरी पार्टीज लड़ रही हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। कॉर्पोरेट्स के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कॉर्पोरेट्स के खिलाफ नहीं हूँ। कॉर्पोरेट्स अच्छा काम कर रही है, लेकिन कॉर्पोरेट्स की मोनोपोली से छोटे प्लेयर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए, या फिर कॉर्पोरेट्स की नेक्जस पॉलिटिक्स के साथ नहीं होना चाहिए। आपने जब देखा होगा कि पूरे दुनिया में कहीं भी किसी भी देश का, किसी भी संस्कृति का अगर पतन हुआ है, उसके पीछे 2-3 वजह रही है। या तो राजनीति और धर्म के बीच एक नेक्जस हो गया, एक संबंध आ गया। राजनीति या कॉर्पोरेट्स के बीच नेक्जस आ गया। राजनीति और जनता के बीच जब तक नेक्जस रहेगा तब तक सबका उत्थान होता रहेगा। राजनीति और कॉर्पोरेट्स के बीच जब तक नेक्जस रहेगा उत्पतन होता रहेगा। तो हम राजनीति और जनता के बीच का जुड़ाव करना चाह रहे हैं। कॉर्पोरेट्स अपना काम कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अगर हमारी सत्ता आई तो हम उन्हें भी प्रमोट करेंगे, लेकिन कोई नेक्जस नहीं होगा। हमें कॉर्पोरेट से कोई फंडिंग नहीं चाहिए। कोई स्वेच्छा से 5 रुपये 10 रुपये आमजन दे रहा है, स्वागत रहेगा। अंबानी साहब भी 10 रुपया देना चाहें, उनका भी स्वागत रहेगा। तो सर, आपने मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। तो उत्तर प्रदेश में जो किसान हादसा हुआ था उससे रिलेट, तो आपने बताया नहीं कि आपकी पार्टी की तरफ से उनके लिए क्या योगदान किया है। इसकी बात कर रही है। देखिए, लखीमपुर केस को 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उसके खिलाफ एक वेंडेटा हो सकता है, या फिर इसको एक नॉर्मल क्राइम के रूप में हम देख सकते हैं। अभी तक जो लॉ देखा जा रहा है, इसको एक नॉर्मल क्राइम के रूप में देखा जा रहा है कि एक आदमी आया, उसने कुछ किसानों को कुचल डाला। अब चूँकि ये पुलिस मैकेनिज़्म ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, कोर्ट्स ने भी संज्ञान लिया है, तो इस पे टिप्पणी करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये प्री मैच्योर होगा। लेट द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कम आउट विद द ट्रुथ। इन्वेस्टिगेट करने दीजिए उन्हें। दोनों वर्जन्स हैं। एक वर्जन है कि उन्होंने एक गाड़ी ठोक दी, उसके बाद कुछ फार्मर्स तो मैं नहीं कहना चाहूँगा,
कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उन पे अटैक किया जो उनका वर्जन है, और उसके बाद कुछ लोगों का उसमें हताहत हुआ है। अगर इन्होंने सच में एक प्लान्ड वे में किसानों के ऊपर अटैक किया है ताकि उनको डर के भगाया जा सके, तो इनका पनिशमेंट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जो किसान के मन में डर पैदा करना चाह रहे थे, ये डर ऐसे लोगों के मन में पैदा हो। लेकिन अगर ये एक संयोग है तो फिर इसको एक जो इंडियन जो क्रिमिनल सिस्टम है वो अपने अनुसार इसको डील करेगी। मैं इसको अभी तत्काल कोई टिप्पणी के लायक नहीं समझ रहा, क्योंकि पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोर्ट्स ने अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं दिया। अगर कोर्ट्स वर्डिक्ट देती है उसके बाद आप दोबारा स्वागत रहेगा आपका। जी जी, धन्यवाद सर। सर सिद्दीकी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि इस मिलाप का उद्देश्य। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत पुरानी पार्टी है, और जनता पार्टी की जब हमारी टीम ने जो इनकी विचारधारा देखी, तो वो विचारधारा कहीं ना कहीं भारतीय एकता सेना से काफ़ी मिलती जुलती है। जो हमारे जो मूल्य जो उद्देश्य है कि भारत में एक जो आज जो धर्मों के बीच में जो एक जो टकराव पैदा किया जा रहा है उसको रिमूव किया जाए, इसके लिए हम लोग ने एक भारतीय एकता सेना बनाई कि चाहे लोग जो सभी धर्म जाति के लोग आकर के एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, और जो भारत की जो असल जो मुद्दा है जो बेरोजगारी और महंगाई, उस मुद्दे पे लोग बात कर सके। आज आप कोई भी पार्टी को देखो, कोई भी पार्टी, सभी पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है, कोई भी जनता के लिए नहीं काम कर रही है। लेकिन जब हमारे मित्र राजेश जी से जब हमारी बात हुई और उनकी विचारधारा को जब हमें पता चला, तो हम लोग हमारे संगठन ने एक मीटिंग किया कि भाई जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही, तो क्या हमें इनको सहयोग कर सपोर्ट देना चाहिए। तो हमारी टीम ने एकजुट जो उनकी विचारधारा है, जो हमारे संगठन की विचारधारा है, उस विचारधारा समान मिली, और फिर हमारे जो लोगों ने इनको फुल सपोर्ट करने की बात भी की कि जहाँ जहाँ पे हमारी टीम है, पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में जहाँ भी टीम है, वो जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी और जनता पार्टी के साथ मिल के काम करेगी। सर, इमरजेंसी के टाइम पे 1977 में जनता पार्टी का निर्माण हुआ, तो उसका लेकर आप जनता को क्या बताना चाहेंगे कि उसका लेकर जनता पार्टी का अब तक संघर्ष क्या रहा आपकी तरफ? देखिए, कैसा है कि उस टाइम जो हालात थे, लगभग वही हालात आज देश में है, और कहीं ना कहीं मीडिया द्वारा उसको छुपाया जा रहा है। आज हर बेरोजगारी और महंगाई इस लेवल पे आ गई है जिसको मीडिया द्वारा छुपाया जा रहा है। अगर सही तरीके से अगर मीडिया उसको उजागर करेगी, तो पता चलेगा कि इमरजेंसी भी बुरे हाल हमारे देश के हैं। आज युवा रोजगार मांग रहा है, लेकिन सरकार थोड़ी विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठा रही है। महंगाई जैसे हालात इतने हैं कि गरीब परिवार को अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर ऐसे में अगर आज उस टाइम पे अगर जनता पार्टी की ज़रूरत थी, तो मेरा यही कहना है कि आज फिर हिंदुस्तान को, भारत को जनता पार्टी की फिर ज़रूरत है कि वो फिर आए, और उस टाइम पे जिस तरह से बहुत से राजनीतिक पार्टियाँ आई, खुल करके आई और जनता पार्टी के विचारों को समझ करके एकजुट हुई, मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग वापस आए और एक तरह से जुट करके फिर इस चीज़ को हटाया जाए, और जो जनता का जो सही में जो मुद्दा है उसको उजागर किया जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, सिद्दीकी साहब से रिलेट कि आपने क्या प्लान उनके बारे में बनाए? सिद्दीकी साहब एक निस्वार्थ भाव से हमसे जुड़े हैं, और अगर ये स्वार्थ भाव से जुड़ते तो हमसे नहीं जुड़ते, क्योंकि हमारे पास आज इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम सत्ता में नहीं हैं, बहुत सालों से सत्ता में नहीं है, तो हम इन्हें डायरेक्टली कुछ दे नहीं सकते। इसलिए इनकी जो भी समर्थन है, हम मानते हैं कि यह निस्वार्थ है, और निस्वार्थ भाव से हम इसे स्वीकार करते हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। बाकी एक बार जब इनका जो समर्थन है, ये समर्थन रहा, तो हम सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे। तो शायद जो इनकी विचारधाराएं हैं और जो हमारी विचारधाराएं हैं, उसको बहुत सशक्तिकरण से हम ज़मीन पे उतारने की कोशिश कर पाएंगे जब हम सरकार करेंगे। अभी तो इनके जो भी इनका हमारे समर्थन मिल रहा है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अनुराधा त्रिपाठी, जनहित 24 न्यूज़, अखिल चौहान के साथ। धन्यवाद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।